बुलेट न्यूज इंडिया की तरफ से लोकसभा के होने वाली प्रत्याशी रितु सिन्हा जी के पास हैं। आज हम रितु सिन्हा जी से जानना चाहेंगे किस तरह से इनके अंदर एक ख्याल आया, जज्बा आया कि ये गौतम बुद्ध नगर लोकसभा से अपना प्रत्याशी बन रही है। आम जनता के लिए ये क्या करेंगी, तो आइए बात करते हैं रितु सिन्हा जी से। नमस्कार रितु सिन्हा जी। नमस्कार जी, नमस्कार। बुलेट न्यूज इंडिया परिवार में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। रितु जी, छोटी सी बात हम कहेंगे जी जी। पहले हमारे दर्शकों को जी आप ये बताएं, अपना परिचय दें कि आप कहां से हैं जी। और किस तरह से आपके परिवार का बैकग्राउंड है। मैं रितु सिन्हा, आप सबकी जानी पहचानी चेहरा। मैं रहने वाली मैं बनारस की हूँ और ससुराल मेरा पटना है। मैं उस परिवार से बिलोंग करती हूँ जिस परिवार में मेरे ससुर जी एमपी थे, रेवतीकांत सिन्हा जी, जो कि बिहार के सबसे पहला आंदोलन जो हुई थी वो मेरे ससुर जी ने किया था। मैं उसी घर की बहू हूँ, छोटी। जी हाँ, मैं रितु सिन्हा। रितु सिन्हा जी, जैसा कि आपने बताया जी कि आपका फैमिली बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल रहा जी। इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में अभी कौन कौन है और क्या कर रहे हैं। मेरे परिवार में ससुर जी तो नहीं है, सासू माँ है और हम 6 देवानी जेठानी हैं। और परिवार तो लंबा है, परिवार की गिनती कराऊंगी तो बहुत है, लेकिन परिवार में सभी लोग हैं भी। आज लोकसभा प्रत्याशी के रूप में अपना उम्मीदवारी आप कर रही हैं। जी मां भगवती से हम कामना करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप जो है सो लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में जी जी। एक बार गौतम बुद्ध नगर में विराजमान हो। धन्यवाद आपका। तो छोटी सी हमारी एक ये होगी कि आप दीदी की रसोई भी चलाती हैं। जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा दीदी की रसोई के बारे में आप बताएंगी। बड़े बुजुर्ग सबके लिए ये रसोई है, सबको भोजन दी जाती है और इस भोजन में कोई भेदभाव नहीं। पर डे आप कितने आदमी को भोजन कराती हैं इस तरह से? देखिए, ये जगह पर डिपेंड है, जो सच है, क्योंकि मीडिया भी जानती है, मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ, जगह पर डिपेंड होती है। जैसे हम शनि मंदिर पर भोजन वितरण करती हूँ तो 150 पौने 200 लोग को भोजन होती है। रेड लाइट पर होती है तो मानकर चलिए 70-75 लोगों की होती है। हमारे शिवनगरी में भोजन यानी वितरण होती है तो 100 से ऊपर हो जाती है। मतलब जगह जगह की डिपेंड है। और हमारी पूरी हफ्ते की वो बनी हुई है रूटीन कि कहाँ कहाँ पर भोजन देना है। जी हाँ। आप बहुत छोटे फैमिली से आ रही हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ। छोटा फैमिली नहीं है, फैमिली तो बड़ा है। नहीं, इनकम स्रोत की हम बात कर रहे हैं। जी जी। तो इसका खर्च कैसे मेंटेन हो रहा है? देखिए, ये खर्च मेंटेन तो पहली बात है कि ये अन्नपूर्णा माता है जो दीदी की रसोई में कहते हैं ना कि रसोई ही अन्नपूर्णा माँ होती है, जिनको अन्न को एक माँ का रूप दिया गया है। तो छोटा फैमिली है, छोटा कमेटी है, छोटा ट्रस्ट है, लेकिन फिर भी इसमें इतना मतलब आपको बताऊं, एक हिंदू शब्द में कहते हैं बरकत, इतनी बरकत है कि प्रतिदिन इन बच्चों को भोजन देने के काम दीदी के रसोई करती है। नहीं, हमने जैसे देख रहे हैं कि आपके पास जो है सो काफी ये सम्मान भी लगा हुआ है जी। नवरत्न फाउंडेशन की तरफ से है। हमारे अभी पुलिस कमिश्नर हैं, उनके साथ भी आपका फोटो है। जी जी। और कई महिला उन्नति संस्थान से भी आपको अवार्डेड किया गया है। जी, डॉक्टर सरोजनी नायडू का ऊपर में लगा हुआ है, ये भी हम देख रहे हैं। काफी खुशी हो रही है देख करके। जी। तो अपने काम के बारे में थोड़ा सा और कुछ बता पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, ये कैसे आपको मिला? देखिए, काम किए तो मिला। कोरोना का भी अवार्ड आपने जीता है। बिल्कुल, कोरोना का तो मैं नंबर 1 पर हूँ। ये तो पूरी गौतम बुद्ध नगर के हर अधिकारी को और समाज सेवियों को पता है कि मैं नंबर 1 पर हमने विजेता बनी और विजेता बनकर मैंने सबका सम्मान पाई। समाज सेवा करते हुए आपने एक अच्छी छवि बनाई है गौतम बुद्ध नगर में। जी जी। अब आप इलेक्शन भी लड़ने जा रही हैं लोकसभा 2024 में। बिल्कुल बिल्कुल।
और आशा है कि अच्छे मतों से आप भी आएंगी जीत करके। जी बिल्कुल आऊंगी। तो हमारी कुछ सवाल आपसे होगी अब। बिल्कुल बिल्कुल सवाल। अभी तक तो हमारी आपकी परिचय चल रही थी, दर्शकों को बता दें, रितु सिन्हा जी एक समाज सेवी हैं। गरीब मासूम के दिल में बसती हैं। रोज खाना बनाना, उन मासूम बच्चों तक, गरीब तक, जो असहाय भी कह सकते हैं, उनके दरवाजे पे जाकर के उन्हें खाना खिलाना, इससे बड़ा नेक काम कोई हो ही नहीं सकता। आज इसी नेक काम को करते हुए रितु सिन्हा जी गौतम बुद्ध नगर के लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में आ रही हैं। अब हम रितु सिन्हा जी से ही पूछेंगे, कई सवाल होंगे जो गौतम बुद्ध नगर की जनता को पेशमपेश में रखे हुए हैं। उनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा। रास्ता तो बहुत कठिन है। कोई कठिन नहीं है, कठिन मत बोलिए, रास्ता कभी कठिन नहीं और है। गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो क्या हुआ, रास्ता जितना लंबा होगा उतने मंजिलें अच्छी होगी। चलिए, काफी खुशी हो रही है, काफी अच्छी लग रही है। रितु सिन्हा जी ने बड़े रोमांटिक लफ्जों में जवाब दे रही हैं। आपके सामने भाजपा के दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री भी हैं, जी जी जी, प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, जो मंत्री पिछले कहाँ है? अब मंत्री नहीं है, भूतपूर्व मंत्री थे। हाँ तो ऐसे बोलिए, अब मंत्री कहाँ है? वो पिछले 3 बार से आज तीसरी बार हैट्रिक लगाने के चक्कर में हैं। जी जी बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से जी जी भी अपना राहुल अवाना जी को उतार रख। सुनने में आ रहा है बसपा भी अपना एक प्रत्याशी यहाँ दे रहा है जी, और चौथी प्रत्याशी आप हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये सब तो पूंजीपति की हैं। जी तो इनके बीच में अपने आप को आप कैसे रख रही हैं? देखिए, मैं आपकी सारे सवालों को एक ही जवाब दूंगी कि जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है, ईश्वर होता है। तो बस सोच लीजिए कि हम तो पूंजी पदार्थ वाली नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरी जनता है, मेरे साथ मेरे जनता की दुआएं हैं, आशीर्वाद है, और मेरा साथ में ईश्वर है। आने वाले समय में आप पूरे गौतम बुद्ध नगर काफी लंबा चौड़ा है, जी जी, इसमें आप कैसे अपने आप को प्रस्तुत करेंगे? घर घर जाना, सबसे मिलना, जो भी प्रत्याशी हैं वो भी जाएंगे, तो उस चुनाव को आप कैसे देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर जगह मैं पहुंचूंगी और मेरी इतनी कोशिश होगा कि लोगों तक पहुंचकर, उनके चूल्हा चक्की तक पहुंचकर और चाय पीकर और वोट लेकर ही मैं आऊंगी। कोशिश बहुत अच्छी है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। एक तरफ 3 पूंजीपति हैं, तो एक तरफ गरीब, मासूम, अबला नारी। ना तो हमें नहीं, आपका कट यहाँ कर रही है, ना तो आप मुझे गरीब बोले, ना अबला बोले, ना बेचारी बोले। मैं एक मिशन शक्ति की महिला हूँ और अपनी मिशन शक्ति से मैंने 27 साल इस नोएडा को सेवा में दिया है। एक एक जनता गवाह है। कोरोना टाइम में सारी अरबपति करोड़पति प्रतिनिधि अपने घर में थे, लेकिन ये मिशन शक्ति, एक महिला शक्ति मैदान में थी सबकी सेवा के लिए, सब भाई बहनों को, और हर सोसाइटी, हर गांव, हर झुग्गी झोपड़ियों में पहुंचकर सेवा की है। आप मुझे बेचारी और अबला और गरीब कहकर आप मेरी अपमान न करें। चलिए, अब आगे आते हैं। समस्याएं गौतम बुद्ध नगर में कई हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी समस्याएं नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण है जी, जहां आम नागरिक पिस रहे हैं। जी जी, यह प्राधिकरण एक पूंजीपतियों के हाथ का कठपुतली बना हुआ है। जी जी बिल्कुल। तो एक आम पब्लिक के लिए आप कैसे इसको देख रही हैं? भाई देखिए, आम पब्लिक के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है,
लेकिन ये प्रकरण अधिकारियों को तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और यही संदेश दूंगी मैं कि ये आम पब्लिक की काम करें, क्योंकि काम के लिए इनको कुर्सी पर बैठाया गया है। इनकी जो पद है, जिस पद पर है वो अधिकारी हैं, और जिन काम के लिए ये अधिकारी हैं वो काम इनको कर कर पब्लिक को देना चाहिए या उनको टालना नहीं चाहिए। उस काम में इनकी सक्रियता होना चाहिए। पब्लिक के लिए है ये, या ये वरिष्ठ और चाहे हमारे प्रतिनिधि के लिए नहीं है, ये आम जनता के लिए ही ये अधिकारी हैं, तो इन्हें काम करना चाहिए। लेकिन ये तो आम जनता की आवाज सुनते ही नहीं है। ये तो उच्च पदाधिकारी हैं या सांसद हैं, विधायक हैं, इनकी बातों को सुनते हैं। सुनिए, आपसे मैं बताना चाहती हूँ, ये आम जनता के लिए ही पदाधिकारी हैं और आम जनता के लिए नहीं सुनेंगे और प्रतिनिधियों की बात को सुनेंगे तो जनता जनार्दन होती है, उखाड़ फेंकेगी। ये सच्चाई है। जनता जनार्दन होती है और वो उखाड़ फेंकेंगी। फिर आगे आते हैं, ये तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की समस्या रही जी, जहां बिल्डर बायर की भी समस्या एक चल रही है। बिल्कुल। एक बायर जो है, जो अपना मकान खरीदता है, जी, अगर सच कहूं तो सर आपको भी पता होगा कि जितने यहाँ अपार्टमेंट लिए हुए हैं उसमें 5% ही जो है सो पूंजीपति हैं, बाकी हैंड टू माउथ है, कमाते और खाते और मकान ले रखे हैं। बिल्कुल। किस तरह से उन्होंने पूरे कोरोना काल में भी पूरा बंद रहा। जी, बैंक, गवर्नमेंट ने भी, केंद्रीय मंत्रियों ने भी और हमारे प्रधानमंत्री ने भी मना कर दिया भैया ईसीएस अभी नहीं देना है, लेकिन इन्होंने ईसीएस रोका नहीं, बैंक का किस्त देता रहा समय पे, फिर भी इन्हें रजिस्ट्री नहीं हो रही है, मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। इसमें आप कैसे करेंगी? देखिए, करने के लिए हम हैं, हमारी जनता है, और जो मकान लिया है, जो पेट काट कर अपने बच्चों को भूखा सुलाकर यानी किस्त भरा है, तो उसका अधिकार है अपना मकान लेना। और इस मकान लेने के लिए हमें अपने अधिकारियों तक पहुंचने कैसे आता है, वो हम पहुंचकर इनका अपना मकान दिलवाएंगे। और ये जो कहते हैं ना कि भाई अभी ये नहीं हुआ नहीं, तो ये वो एक जनता को गुमराह करने वाली बात हो रही है। ये पदाधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं और ये गुमराह जनता हो रही है, तो ये जनता का भी गलती है। ये अपने हक, अपने अधिकार, जिस तरह के बच्चों को भूखे सुलाकर और इन्होंने किस्त को भरा है और मकान को पूरा किया है, किस्त को रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, तो ये अपने रजिस्ट्री कराने के लिए इनको उतरना पड़ेगा रोड पर। इस एप्लीकेशन में, प्रार्थना पत्र में जो है सो अंजू देवी है कंप्लेन। अंजू देवी के वहाँ पे डेयरी पटरी का दुकान लगाती हैं जहाँ छोले और भटूरे बेचे जाते हैं जी, और उनके साथ कई बगल में भी हैं। तो वहाँ पे अनऑथराइज जो है सो वेंडर भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल। जो ऑथराइज हैं जी, उन्हें वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है ऐसी जगह जी कि जहाँ रोजगार ना हो, जहाँ रोजगार नहीं है। बिल्कुल सही। वो वीडियो भी मैंने बुलेट न्यूज इंडिया पर आपने देखा होगा। जी, जो हमने पहले भी कंप्लेन करके चलाया था। बिल्कुल। एक भी ग्राहक नहीं। जी, जब ग्राहक ही नहीं होगा जी, तो वेंडर 300 दुकान है, एक दो नहीं है वहाँ पे। जी। अब 300 दुकान अगर लग जाती है, कस्टमर एक नहीं होगा, तो वो रेहड़ी पटरी वाले क्या करेंगे? क्या वो चोरी करेंगे? भाई चोरी क्यों करेंगे? तो करेंगे क्या जब उनकी कमाई नहीं होगी? नहीं, कमाई नहीं है तो उस जगह को चेंज किया जाए ना। जगह पर, इसी जगह पर क्यों दिया जाए ठेली पटरी वाले को जगह कि जिससे उनके बच्चों को पेट ना भरे? क्यों दिया जाए? उसके लिए प्रकरण से आप मिलकर उनको लेटर दीजिए, उनको बोलिए कि यहाँ पर आप आइए और 10 मिनट खड़ा होकर देखिए कि हमारे पास ये देखिए आपके सामने ये लेटर पड़ा हुआ है, ये लेटर इन्होंने दिया है। मैं देख रही हूँ। तो प्रकरण से अधिकारी से बोले कि आप वहाँ पर आए और 10 मिनट खड़ा होकर आप देखें कि यहाँ पर कितना रोजगार चल रहा है। यानी जगह और दुकान और आस्था ये करने से यानी किसी के पेट नहीं भर रही है, तो ये काम पदाधिकारियों का है, हमारा और आपका नहीं है। लेकिन मैं आवाज के साथ कह रही हूँ कि यानी अधिकारी नहीं सुनेंगे तो ये जनता सुनवाएगी। इनकी दुकान को तोड़ दिया गया, किसी के 20,000 का, किसी के 40,000 का, किसी के 50,000 रुपए का नुकसान हुआ और बुलडोजर बाबा का आया और उन्हें दाब करके तोड़ करके नाश कर दिया। क्यों दुकान टूटा? जब उनको वहाँ पर मिली थी तो
और वो अपनी आवाज उठा रहे हैं तो सुनने वाला कोई नहीं है। आपकी एक देखिए, सुनने वाला तो सुनेगा, सुनाने वाला होना चाहिए ढंग का। जनता जनार्दन है, फिर मैं कहती हूँ जनता में दम होना चाहिए, सुनेगा क्यों नहीं। ऐसा नहीं कि वो कानों से, इसका मतलब नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि कान से सुनाई नहीं दे रही है। तो कान से सुनाई देने के लिए जनता को उन इसका तक अर्थ है कि पहुंचना पड़ेगा। कान का इलाज कराने के लिए भेजना पड़ेगा? नहीं, इलाज कराने के नहीं है। एक होता है कि इलाज कराना पड़ता है, वो सुनाई वाला काम नहीं है, वो सुनते हुए भी नहीं सुनाई देती है। ठीक है, तो जनता को चाहिए कि उनको सुनवाई तक का पहुंचे और उनको कानों में आवाज दें, तभी वो सुनेंगे। कुछ होते हैं अधिकारी ऐसे जिन्हें कान तक आवाज जाने के बाद भी सुनाई नहीं देता है, लेकिन जनता चाहे तो सुनाई दे सकता है। जी हाँ। अगर रितु सिन्हा जी जीत के आती हैं तो जो आवाज आज तक उनके कान में नहीं जाता है, उस आवाज का दूसरा नाम ही होगा रितु सिन्हा। बिल्कुल होगी, बिल्कुल सच, जैसा कि उन्होंने बताया, बिल्कुल सच है। इसके साथ और भी है, अभी सड़क पर ई रिक्शा ऑटो चल रहे हैं। अरे बहुत धांधली है। कितना अच्छा सवाल किया है आपने, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रितु सिन्हा। अपने माध्यम से मैं स्वागत करना चाहती हूँ आपका। बहुत अच्छा सवाल किया। इस समस्या से तो मैं इतना झूल रही हूँ। रिक्शे वाले इतने दुखी हैं कि सुबह से शाम तक मेरे जनता दरबार के तरह मेरे ऑफिसों में लाइन लगी रहती है। पुलिसों की तो धांधली पता नहीं कैसी इतनी बुरी तरह से चल रही है। किसी का भी रिक्शा सील कर दे रहे हैं, सवारी को तुरवा कर सील कर रहे हैं, रिक्शा को चलने नहीं दे रहे हैं, रास्ते को बंद कर देते हैं। हर जगह उनकी जो संग साथी होते हैं फर्जी, उनको भी खड़ा कर देते हैं कि इस रिक्शे को रोककर तुम्हें 10,000 20,000 रुपया तुम्हें कर देना है। वो फर्जी लोग भी कर रहे हैं इस काम को। दूसरी बात है कि जो संडे छुट्टी के दिन आता है, फिर भी रिक्शे वाले रोड पर निकल जाते हैं रिक्शा लेकर। तो पुलिस का एक पूरी कमेटी बनी हुई है जगह जगह पर। वो कमेटी रिक्शे को रोक रोक कर 2,000, 2,500, 3,000, 5,000 मांग करते हैं और रिक्शे वाले नहीं देते हैं तो उनका रिक्शा को सील कर आगे भेज दिया जाता है। जब आगे रिक्शा जाती है तो कम से कम 10,000 रुपया खर्च कर रिक्शा छोड़ाना पड़ता है। फिर छोड़ा कर लाते हैं, 2 दिन चलाते हैं, फिर वो वही काम। पुलिस को तो धांधली है, ये सच्चाई है। और पुलिस को गलती से कोई चला जाए और पर्चे देकर बोले कि भैया ऐसे क्यों कर रहे हो, और गलती से कोई आम आदमी वीडियो और फोटो बनाता है तो वो इस तरह का मोबाइल को छीनते हैं कि जैसे लगता है कि उनके बाप ने खरीद कर उसको मोबाइल दिया है। ये मेरी आंखों देखी है। कितना वीडियो इस तरीके से मैंने डाली होंगी इनकी मतलब अत्याचार का। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये सबसे पहले गरीबों को पेट पर लात मारने के काम करते हैं। जब रिक्शा सील हो जाती है, रिक्शा ये पकड़ लेते हैं और आगे भेज देते हैं तो उनके बच्चे भूखे होते हैं। उनकी बीवियां कहती कि आज क्या हो गया जो आपने इतना उदास होकर घर पर आए। बोले रिक्शा सील हो गया, रिक्शा पुलिस वाले ने पकड़ लिया। तब उनकी बीवी, माँ, बहनें दौड़ कर आती है, कहती है दीदी मेरा रिक्शा सील हो गया। उनकी आंखों में आंसू देखकर मेरा खुद ही आंसू हो जाती है। और फिर मैं कहती हूँ कि किस तरीके से आवाज उठाऊं जो ये गरीब असहाय लोगों के साथ अत्याचार जो हो रही है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, वो ना हो। देखिए मैं ऊपर के पदाधिकारियों को नहीं कहूंगी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सुनते हैं। बहुत बहुत दुख होती है, ये दिल बहुत रोता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, अभी आपके आंख में आंसू भी आ रहे हैं। जब रिक्शा और ऑटो वालों की बात आई, मैं बता बहुत भावुक भी आप हो गई। बिल्कुल। लेकिन इनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। आगे कैसे होगा, आप कैसे करेंगी? देखिए, मैं जनता का एक ही चीज कहूंगी कि तुम अपने बीच के लोग को चुनो ना भाई, अपने बीच के लोग को वोट करो ना, जो तुम्हारे दुख सुख में 24 घंटे खड़े रहने वाली महिला, उसको आप वोट दो ना। और आपको देना पड़ेगा इसे, और आपको चुनना पड़ेगा और चुन कर लाना पड़ेगा। आपने बड़े मार्मिक शब्दों में बताया, काफी दुखी हुई, आपके आंख से आंसू भी आ रहे थे। लेकिन समस्याओं की कड़ी बहुत है।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की भी समस्या है। वहां अगर लेके चले तो मेट्रो का प्रोजेक्ट आया था जी, जो पूंजीपति और पैलीकारों के कारण उस प्रोजेक्ट को चेंज करके दूसरी जगह लाया जा रहा है। पिछले 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, मेट्रो का इंतजार ही सिर्फ करते रह रहे हैं। क्या यह इंतजार ही उनका रहेगा? देखिए, मैं तो अधिकरण अधिकारी से पूछना चाहती हूँ कि ये प्रोजेक्ट पास होती है और फिर रिजेक्ट हो जाती है, कारण क्या होता है? कारण ये होती है, मैं बताती हूँ कि जो लोगों की कमीशन पहुंचता है वो पहुंच नहीं पाता है, और वो नहीं पहुंचने के कारण मुझे जहां तक है वो प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया जाता है कि ठीक है, आप हमारे तक इस कमीशन को आपने नहीं पहुंचाया है तो ये प्रोजेक्ट भी आगे नहीं जाएगी। और इससे बड़ी कोई समस्या नहीं है, मुझे जहां तक लगता है। आगे क्या है ये जानेंगे, मैदान में उतरी हूं जानने के लिए, जानेंगे और फिर हम। जनता जनार्दन होती है, मिलेगी, न्याय भी मिलेगी, देखते हैं कब तक मिलेगी। अगर मेट्रो नहीं आ रही तो क्या ग्रेटर नोएडा वासियों को, ग्रेटर नोएडा के वेस्ट वासियों को, जिसे नोएडा एक्सटेंशन कहते हैं, जहां आज तकरीबन 6 से 7 लाख आदमी रह रहे हैं, गाजियाबाद से भी आने का रास्ता है, लाल कुआं से भी आने का है, हापुड़ पिलखुआ से भी आने का है, दौनकौर से भी आने का रास्ता है, क्या इन्हें बस की भी लाइक भी नहीं है? ये बस की सुविधा भी मिल जाए? अरे बस की पीछे लाइक बस तो क्यों चल नहीं रही है, है? फिर बंद हो गई। लेकिन इनको बस की सुविधा इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि इनको ना बस के सुविधा देंगे ना मेट्रो को सुविधा देंगे तो ये परेशान होकर हमें चुनेंगे। देखिए, जितने वरिष्ठ नेता है ना, जितने प्रतिनिधि हैं, वो चाहकर भी काम करना नहीं चाहते हैं। क्यों? कि जितने जनता परेशान होती है उतने इनको खुशी मिलती है, और फिर जनता अपने समस्या के मारे वो ये सोचते हैं कि हम जाए तो कहाँ जाए, और जाए तो कहाँ जाए। उसी के बीच में से कोई ऐसा होता है प्रतिनिधि के बंदा जो कहता है कि चलो हम यहाँ लेकर चलते हैं तुम्हें, और लेकर मिलवाते हैं, तुम्हारी समस्या दूर होगी और पूरी जनता को समस्या दूर होगी। तो उससे क्या होती है, जो प्रतिनिधि होते हैं वो हाईलाइट होते हैं, और उनको हाईलाइट करने का काम उनके बीच के लोग करते हैं, और फिर समस्या वहीं की वहीं होती है, वो समस्या दूर नहीं होती है उनकी, और उनको प्यार से वोट भी मिल जाती है। तो ये जनता को सोचने की बात है कि किसी की बातों में गुमराह ना हो, ऐसा प्रतिनिधि चुने जो आपके बीच में हो और आपके हर आवाज को अपने धड़कन बनाए, और धड़कन बनाकर पार्लियामेंट में आपकी आवाज को ले जाकर सुनाए, और आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहे। आपने बहुत अच्छी बात कही, काफी अच्छा भी लगा है आपसे बात करके। थैंक यू, धन्यवाद। अभी समस्या और भी है। जी बताइए। गौतम बुद्ध नगर में सैकड़ों कच्ची कॉलोनियां हैं, जी हाँ, जहां बिजली की समस्या है, बिल्कुल। और उस पर कॉलोनाइजर का वर्चस्व है। जी जी, मासूम गरीब जनता को गलत आश्वासन देकर के वो जमीन बेच करके वहां से निकल जाते हैं। जी जी, एक एक जमीन को 3-3 बार इन्होंने बेचा है। जी जी। उस गरीब आदमी का क्या कहेंगी? प्राधिकरण का बुलडोजर आता तो उन्हें तोड़ जाता है। क्या इनका मकान जब बनाते हैं, एक दिन में कच्ची कॉलोनी में मकान बनी है? देखिए, ये इसकी आवाज क्यों नहीं उठी अभी तक? देखिए, आवाज उठाने वाला उठाएगा तो क्यों नहीं उठेगी? आपकी सवाल से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, आवाज उठाने वाला होना चाहिए। क्यों नहीं उठी? कौन उठाएगा? कौन पदाधिकारी, अधिकारी या प्रतिनिधि चाहता है कि आवाज उठे? कौन चाहता है कि मेरे खिलाफ कोई बोले? कोई चाहता है? नहीं चाहता है ना। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जनता की कमी है, जो आवाज नहीं उठाती है, आवाज नहीं बनती है। आवाज बनकर आवाज उठाए तो क्यों को कच्चा कॉलोनी का समस्या के समाधान नहीं होगी? नहीं, इन्हें आवाज उठाने की जरूरत कहाँ पड़ रही? अगर कॉलोनाइजर और बिल्डर पे कार्रवाई अगर होती तो ये अंधेर नगरी जो बनी है ये अरे खत्म हो जाता। भाई मेरा सुनिए, अरे उनके लिए ही आवाज उठाए ना, बिल्डर के लिए ही आवाज उठाए ना।
मेरा भी तो कहना यही है। आखिर जनता सोई क्यों है? उनके लिए आवाज उठाए ना कि जो एक जगह को 4 बार बेच देकर और आपको समस्या के घेरे में खड़ा कर और वो अपने आप को पैसे लेकर चल देते हैं और आप समस्या से जूझते रहो। कहीं ना कहीं हमारी जनता आवाज नहीं उठा रही है। आवाज उठा ले तो ये कहीं दिखेंगे नहीं। और फिर इन्होंने जो जमीन को खरीदा है अपनी पेट काट कर, चाहे वो अस्थायी हो अस्थायी हो, उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है? कि आंधी में और तूफान में वो जमीन नहीं लिया गया है, वो आंधी तूफान में नहीं बना है। वो बिल्कुल सबके प्रतिनिधि से लेकर अधिकारी के नॉलेज तक होती है, तभी ये कोठी बंगला और झोपड़ियां तैयार होती है। एक दिन में राताराती बंगला और कोठी और झोपड़ियां तैयार नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं सभी मिलजुल कर इसको खड़ा इसलिए कराते हैं कि आज खड़ा कराओ, आज खड़ा कराने में हम पैसा ले, कल गिराने में लेंगे, परसों उठाने में लेंगे, चौथा रोड पर ये जनता को खड़ा करने में लेंगे। और इसी तरह ये राजा का राजा बनते जाते हैं, करोड़पति के करोड़पति बनते हैं और गरीब जनता गरीब रहती है। फिर उनको मजबूर करते हैं, कटोरा हाथ में पकड़ लो, भीख मांगो, हमें क्या है, आप हमें आपने पॉकेट भरा, हमारी झोली को भरा, हम खुश हैं। आप चाहे रोते रहो, अपने 4 बच्चे को लेकर रोड पर घूमते रहो कि हमारा बुलडोजर बाबा ने बुलडोजर चला दिया। अरे चलाया तो क्यों चलाया? ये किसकी गलती है? गलती बिल्डरों का है, जो कि जनता को गुमराह कर जगह को बेचते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं और उसके बाद कोई भी उनको सुविधा ना देते हैं और उनको बहकाते हैं कि आज बिजली लग जाएगी, कल पानी लग जाएगी, कल ये हो जाएगी वो। और जनता भी मेरी कहीं ना कहीं, देखिए तालियां दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। जनता भी कहीं ना कहीं, जबकि आज के डेट का जनता जागरूक हो चुकी है, पढ़ी लिखी जनता है। आज एक बच्चे इतने जागरूक हो चुके हैं, इतना सोशल मीडिया आ गया है। आखिर जनता क्यों गुमराह हो जाती है? ऐसे लोगों की जाल में क्यों फंस जाती है जो कि इनकी आवाज नहीं बनती है? नहीं फंसना चाहिए। तो मैं जनता से अपील करती हूँ कि आप आवाज उसकी बनो कि जो आपके बीच में आकर आपकी हर समस्या के समाधान करे। और मैं यही चाहूंगी और फिर कहती हूँ कि आपको लगता है कि रितु सिन्हा आपकी आवाज बनेगी तो आप रितु सिन्हा को चुने और लाए जनता के बीच में। मैं आपकी आवाज को उठाऊंगी, बिल्कुल उठाऊंगी। मैं आप देख रहे थे रितु सिन्हा की बुलंद आवाज। अगर प्रत्याशी हो तो गौतम बुद्ध नगर में ऐसा हो जो गरीब की आवाज उठाए, गरीबों की आवाज बने। मैं कामना करता हूं और आपको रितु सिन्हा जी दिल से बधाई देता हूं। धन्यवाद आपका। कि आप इस लोकसभा क्षेत्र से, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से जीत कर आए और सारी समस्याओं का समाधान कर गरीबों की आवाज बने। देखिए, मैं एक आपके बुलेट न्यूज के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहती हूँ। ईश्वर की नजरिया कब कहाँ पलटे ये कोई नहीं जानता है। जीत और हार खिलाड़ियों की होती ही है, मैदान में कूदने वाले की ही होती है। लेकिन जनता के साथ मैं 27 साल से हूँ, आज भी हूँ, कल भी हूँ और मरते दम तक रहूंगी। और जनता की समस्या के समाधान के लिए हमेशा आवाज कर, हमेशा आवाज उठाऊंगी मैं। और आवाज हूँ, आवाज बनी रहूंगी मैं। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। इसी तरह से लोकसभा क्षेत्र में और भी प्रत्याशी हैं, आगे उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी मनोवृत्ति जानेंगे, वो किस तरह से समाज की सेवा करना चाहते हैं और जो जीत कर आए हैं वो क्या कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।